नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में, जिसमें हम शिक्षण को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले आपने शिक्षण के बारे में पढ़ा। शिक्षण बेसिकली होता क्या है? तो सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, शिक्षण क्या है? सिखाने की प्रक्रिया, इसी को आप शिक्षण कहते हैं। किसी बच्चे के अंदर अगर हमें कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाना है तो उसको लाने के लिए हम एक शिक्षण का कार्य करते हैं, उसको सिखाने का कार्य करते हैं, उसको मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि शिक्षण जो कर रहा है यानी एक शिक्षक हो, तो यहाँ पर शिक्षक की आवश्यकता होती है। और ये शिक्षक जो है जिसको शिक्षा प्रदान करेगा, उस एक छात्र या विद्यार्थी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से दो घटक हमारे सामने आते हैं जब हम शिक्षण की बात करते हैं। एक तो शिक्षक जो शिक्षा प्रदान करेगा और दूसरा शिक्षार्थी जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आएगा। इसके अलावा तीसरा घटक जो उसकी विषय वस्तु या पर्यावरण होता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन बेसिकली बात ये हो रही है कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में ये जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया चल रही है, कई बार वो प्रक्रिया बाधित होती है, प्रॉपर तरीके से नहीं होती। कई बार आपने देखा होगा क्लासरूम में टीचर ने कुछ समझाया लेकिन बच्चे को चीजें समझ में नहीं आई। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि बच्चा वो चीज नहीं समझ पा रहा? कुछ तो ऐसा रहा होगा जो इस शिक्षण की प्रक्रिया को बाधित कर रहा है। तो बेसिकली आज हम यही समझने वाले हैं कि इस शिक्षण प्रक्रिया को कौन प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ से इसके अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो मुख्य रूप से 3 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। पहला क्या है? टीचर्स रिलेटेड फैक्टर क्या हो सकता है? शिक्षक से संबंधित। देखो, अगर टीचिंग प्रभावित हो रही है, शिक्षण प्रभावित हो रहा है, तो उसमें हो सकता है कि जो शिक्षक है उसकी टीचिंग में या उसकी अपनी पर्सनालिटी में या उसके अपने आप में कुछ ऐसा फैक्टर हो, कुछ ऐसी कमी हो जिस वजह से बच्चे तक वो बातें नहीं पहुंच पा रही हैं। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है शिक्षार्थी या फिर विद्यार्थी से संबंधित। विद्यार्थी से संबंधित आप कह सकते हैं, यानी शिक्षक ने तो अपनी तरफ से हर कोशिश की, जिस तरह से पॉसिबल हो सकता था उसने सिखाने के लिए प्रयास किया, लेकिन जो बच्चा है उसमें कुछ ऐसी कमी हो सकती है या कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो प्रभावित कर रहे हैं कि बच्चा सीखने में जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल उसको आ रही है, मुश्किल क्रिएट हो रही है। तो ये एक कारण हो सकता है। और तीसरा हो सकता है उसका पर्यावरण, यानी आसपास का जो माहौल है या जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, जो शिक्षण अधिगम की एक प्रक्रिया चल रही है, उसमें कुछ ऐसे बाह्य जो वातावरण है वो प्रभाव डाल रहे हैं जिस वजह से बच्चा सकारात्मक परिवर्तन अपने अंदर देख नहीं पा रहा है। तो मुख्य रूप से 3 बिंदुओं को हम लेकर चलेंगे जो शिक्षण को बहुत काफी हद तक प्रभावित करते हैं और बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षक से संबंधित, शिक्षक से संबंधित कारक। और उसमें सबसे पहला कारक आप किसे मान सकते हैं कि भाई जो एक शिक्षक है ना, उसके अंदर शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। देखो, हर पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए, हर स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक निश्चित मानदंड या मानक तैयार किया गया है। तो कहा गया है कि किसी विशेष विषय को पढ़ाने वाले प्रत्येक शिक्षक के पास शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंड और मानकों के अनुसार सत्र देने के लिए न्यूनतम स्तर की योग्यता होनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं जब कोई रिक्रूटमेंट होती है तो उसमें एक योग्यता निर्धारित की जाती है कि भाई अगर आप यहाँ तक एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कोई भी शिक्षक जो पढ़ाने के लिए आगे आ रहा है उसके पास एक न्यूनतम योग्यता जो होती है वो होनी चाहिए। अब मान लीजिए कोई शिक्षक पढ़ाने आया, उसके पास वो योग्यता नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसको अपने विषय का ज्ञान भी नहीं होगा, क्योंकि शायद उसने उस विषय को नहीं पढ़ा होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि उसको अपने विषय का ज्ञान हो, उसके पास योग्यता हो। अगर योग्यता नहीं है तो 100% ये बात निकल के आ जाती है कि बच्चा कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होगा, जो टीचिंग की प्रक्रिया है उससे प्रभावित होगी। इसके अलावा शिक्षक का ज्ञान और कौशल। देखो, प्रत्येक शिक्षक को अपने विषय का गहरा ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ ही उसे अपने ज्ञान को प्रभावी ढंग से छात्रों तक पहुंचाने के लिए शिक्षण कौशल भी आने चाहिए। केवल जरूरी नहीं है कि आपने
डिग्री प्राप्त कर ली। ऊपर जो आपसे कहा गया कि भाई एक न्यूनतम स्तर की योग्यता होनी चाहिए, इसका मतलब आपने डिग्री तो प्राप्त कर ली है, लेकिन जिस विषय में आपने डिग्री प्राप्त की है उसका आपको बहुत गहरा ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक की विशेषता में ये पॉइंट कई बार पूछा जाता है कि एक शिक्षक के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो उसमें एक क्वालिटी ये भी होती है कि उसको अपने विषय का गूढ़ ज्ञान होना चाहिए। विषय का ज्ञान होगा तभी आप बच्चों को किसी टॉपिक, अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट हिंदी है और बच्चे ने हिंदी से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछा, आप उसको तभी सेटिस्फाइड कर पाएंगे, बच्चों को तभी जवाब दे पाएंगे जब आपने खुद उस चीज का अध्ययन किया हुआ हो। तो एक शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने विषय का अच्छा ज्ञान रखेंगे। और केवल ज्ञान आना ही जरूरी नहीं है, आप बहुत ज्यादा जानते हैं, मान लीजिए आपको बहुत ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान को आप छात्रों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो वो ज्ञान आपका व्यर्थ है। इसीलिए कहा गया शिक्षण क्या है, विज्ञान के साथ साथ कला भी है। तो एक कौशल आपके अंदर होना चाहिए कि आपको जो ज्ञान है वो किस वे में, किस तरीके से, किस मेथड के साथ आप बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं, ताकि बच्चे जो है प्रभावी तरीके से उसको सीख पाए। तो एक शिक्षक के अंदर अगर ये क्वालिटी नहीं है ना, तो शिक्षण में बाधा उत्पन्न होगी ही होगी। इसीलिए ये जो शिक्षक का ज्ञान है और कौशल है वो इम्पोर्टेंट है। और शिक्षक के रूप में जब हम शिक्षक की बात करते हैं तो कहते हैं सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है। और अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, आप किताबों से दूरी नहीं बना सकते। जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे हम किताबों से डिजिटल की दुनिया में पहुंच गए हैं, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है, तो कई बार क्या होता है बच्चों को हम जब कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो उसमें जो हम विजुअल, ऑडियो विजुअल ऐड का यूज़ करते हैं, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, भाई हमारे ज़माने में तो होता नहीं था, हमें नहीं आता ये। तो आप ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं। बच्चों को सिखाने से पहले अपेक्षा की जाती है कि आप खुद हर चीज़ का ज्ञान रखें, समय के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने आप को समय के साथ चलना सिखाएं। तभी आप इस समाज में जिन बच्चों को तैयार कर रहे हैं उनको समाज के लायक बना सकते हैं, देश के लायक बना सकते हैं। तो शिक्षक का ज्ञान और कौशल बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये उसके अंदर नहीं है तो बच्चा प्रभावी होगा, शिक्षण भी प्रभावी होगा। ठीक है, चलिए, हर चीज प्रभावित होगी, इससे ध्यान रखें। मनोवैज्ञानिक ज्ञान, एक शिक्षक के रूप में मनोविज्ञान का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, हर बच्चे की साइकोलॉजी अलग होती है। अगर आप बच्चों को समझेंगे तो बच्चों की नीड को समझ पाएंगे। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, ये आप कई बार सुन चुके हैं। तो अगर आपको मनोवैज्ञानिक समझ होगी तो उनकी क्षमता के अनुसार, बच्चों की रुचि के अनुसार या उनकी योग्यता के अनुसार आप अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। लेकिन एक जो शिक्षक है, अगर उसको बच्चों की साइकोलॉजी नहीं पता, उसको मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है, तो वो बच्चों को अपनी तरीके से पढ़ाएगा। फिर तो उसकी जो सारी शिक्षण विधियां हैं वो अपने आप के मतलब आसपास घूम के रह जाएंगी। फिर वो क्या करेगा, वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा जो है प्रदान करेगा, तो बच्चों को ध्यान में रखेगा नहीं। इसलिए जरूरी है कि शिक्षक छात्रों के मनोभाव को समझे, उनकी रुचियों को समझे, उनकी आवश्यकताओं को समझे, उनकी योग्यताओं को समझे और उस तरह से उनको मार्गदर्शन, गाइडेंस प्रोवाइड करे। ठीक है, इसके अलावा कौन से कारक हो सकते हैं? शिक्षण विधियां और रणनीतियां। शिक्षण की बहुत सी विधियां होती हैं, जैसे व्याख्यान विधि है, चर्चा विधि है, प्रयोग विधि है ना, उदाहरण विधि है, बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। तो शिक्षण की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं ये विधियां, और एक शिक्षक को विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। इससे पहले वाला पॉइंट इससे कनेक्ट हो रहा है, भाई आपको बच्चों की साइकोलॉजी पता है। हर बच्चा एक तरीके से नहीं सीख सकता, कोई बच्चा बहुत वीक है, कोई बच्चा बहुत कमजोर है, कोई बच्चा किसी अलग वे में सीखता है, कोई बच्चा अलग वे में सीखता है। तो आप क्या करेंगे, हर बच्चे के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे, शिक्षण विधियों का उपयोग करेंगे, ताकि आपका जो शिक्षण है वो प्रभावी हो सके। और सही रणनीति के साथ अगर आप शिक्षण कार्य करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके शिक्षण का जो है प्रभाव बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा, उसमें बाधा उत्पन्न होगी। तो जरूरी है कि शिक्षण विधियां उपयुक्त हों और उचित रणनीति बनाई जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो प्रभावित होगी। अगला कहा गया शिक्षक का व्यवहार और व्यक्तित्व। देखो, एक शिक्षक जो होता है ना, वो बच्चों के लिए रोल मॉडल होता है, एक आदर्श होता है बच्चों के लिए। कई बच्चों के लिए तो उनके शिक्षक ही उनके हीरो होते हैं।
तो शिक्षक का जो व्यवहार है, उनका रवैया है, छात्रों के साथ उनका संबंध है, उसका असर शिक्षण पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान रखें। एक सकारात्मक, उत्साहित और सहायक व्यवहार सीखने को बढ़ावा देता है। अगर आपका कक्षा में व्यवहार बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा रूड है, आप बच्चों को बात-बात पर डाँटते रहते हैं, बात-बात पर उनको हतोत्साहित करते हैं, तो आप ये मान कर चलिए कि आपकी क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो आपकी शिक्षण को जो कला है उसको पसंद नहीं करते होंगे या आपको पसंद नहीं करते होंगे। बच्चा जिस टीचर को ज़्यादा पसंद करता है ना, उसके सब्जेक्ट को आप देखते होंगे बहुत मेहनत के साथ कि उस टीचर की नज़र में मुझे और आगे जाना है। ये मैं इस टॉपिक से हटकर थोड़ा-सा बता रही हूँ। अगर आप शिक्षक के रूप में अपने बच्चों के प्रिय शिक्षक हैं, तो आप देखना आपकी कक्षा के सारे बच्चे आपका काम सबसे पहले करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी नज़र में हमेशा अच्छे बने रहना चाहते हैं। तो आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, छात्रों के साथ संबंध ऐसा होना चाहिए कि बच्चे खुद आपसे सीखने के लिए उत्साहित रहें। और जैसा आपका व्यवहार होगा, ये भी याद रखें कि बच्चा उसी तरह से आपके साथ भी व्यवहार करेगा। अगर आप किसी बच्चे को रिस्पेक्ट देंगे तो बदले में आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। वरना आजकल का जो समय है ना, आप बच्चों को दंड नहीं दे सकते। तो वही बच्चे होते हैं, जब हम उनको कई बार चिल्ला देते हैं, कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं कि भाई तुमसे नहीं होगा, तो हम खुद बच्चों की नज़र में आ जाते हैं कि अरे ये तो वही टीचर हैं, मुझे ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं। तो अपने व्यवहार को बहुत सामान्य रखें और बच्चों के साथ हमेशा पॉजिटिव वे में बात करें। उनको प्रेरित भी करना है, मोटिवेट भी करना है, उनको डांटना भी है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे वो हतोत्साहित ना हो। इस चीज को ध्यान रखें। मानसिक स्वास्थ्य और प्रेरणा। यदि शिक्षक मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रेरित है तो अधिक प्रभावी ढंग से वो बच्चों को पढ़ा सकता है। यह विद्यार्थियों के सीखने पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। मान लीजिए आपके घर में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। आप क्लास में गए, बच्चों ने आपसे कोई सवाल पूछा, सारी फ्रस्ट्रेशन आपने बच्चों पे निकाल दी। आप मेंटली बीमार हैं, आप बच्चों को भी साइकोलॉजिकली बीमार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी क्या है कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एक साइड करें। जब भी आप कक्षा में या टीचिंग के दौरान बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य सही होना चाहिए। इसके लिए कई बार हम देखते हैं कि जो सीबीएसई के द्वारा या अदर जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा समय समय पर कुछ सेमिनार वगैरह का आयोजन किया जाता है, वर्कशॉप आयोजित की जाती है, ताकि जो शिक्षक हैं उनको मेंटल स्ट्रेस से कैसे बचाया जा सके उस पर चर्चा की जाए। तो मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है आपका ठीक होना, वरना आप तो परेशान रहेंगे, आपका शिक्षण कार्य इससे बहुत ज़्यादा बाधित होगा और बच्चों की नज़रों में भी आपकी कहीं ना कहीं छवि खराब होगी। बच्चे वैसे भी सीख पाएंगे नहीं फिर ऐसी स्थिति में। एक पॉइंट आता है अनुशासन। देखो, एक शिक्षक का अनुशासन विद्यार्थियों में झलकता है। अगर आप अपनी कक्षा में अनुशासन चाहते हैं तो पहले खुद अनुशासित बनिए। बात वही आ गई कि एक शिक्षक बच्चों की नज़र में क्या है। आदर्श शिक्षक है तो बच्चे खुद ही उसके जो पदचिन्ह है ना उस पर चलने की कोशिश करते हैं। अगर आप बच्चों को कहते हैं कि कक्षा से बाहर नहीं जाना है, क्लास में टाइम पर आना है स्कूल में, तो आप भी खुद पंक्चुअल होंगे। मतलब अगर आप सामने वाले से ये चाहते हैं कि अनुशासन बना रहे, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि अनुशासन की इंपॉर्टेंस क्या है। ये आप खुद भी करके दिखा सकते हैं और बच्चों को इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगर आप में अनुशासन नहीं है तो बच्चे भी आपका कहना नहीं मानेंगे। ठीक है, तो अनुशासन प्रिय होना और अनुशासन को बनाए रखना। अब मान लीजिए कक्षा में आप पढ़ाने गए हैं, बच्चे पीछे से शोर मचा रहे हैं, आप अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं, तो आप ऐसे कैसे? ऐसा तो है नहीं कि भाई जो शोर मचा रहा है आपने उसको छोड़ दिया, जिसको सुनना है सुनो, जिसको नहीं सुनना है मत सुनो। ऐसा बहुत से लोग करते हैं, करना नहीं चाहिए। भाई सबको साथ लेके चलना है। तो जो बच्चे शोर मचा रहे हैं ना, उनका कारण जानो कि कक्षा में ऐसा माहौल क्यों क्रिएट हो रहा है। हो सकता है उनको आपकी बात समझ ना आ रही हो सकता है उनका पढ़ने में इंटरेस्ट ना हो। तो यहीं पर एक शिक्षक जो है वो अपने कौशल का प्रयोग करता है, अपनी कला का प्रयोग करता है और कला का प्रयोग करके अपनी बात को इस वे में कह दे कि जो बच्चा पीछे बैठकर शोर मचा रहा है, वो दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है, वो भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। तो हमें एक शिक्षक के रूप में केवल ज्ञान ही नहीं रखना है, वो ज्ञान जो है दूसरों तक पहुंचाने की कला भी हमें आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये तो हो गए शिक्षक से संबंधित जो कारक थे। पॉइंट आता है कि विद्यार्थी से संबंधित कुछ कारक भी हो सकते हैं। चलिए, ये तो हो गए शिक्षकों से संबंधित जो कारक प्रभावित करते हैं शिक्षण प्रक्रिया को। अब बात करते हैं क्या विद्यार्थियों के अंदर भी कुछ ऐसे कारक हो सकते हैं, उनसे संबंधित कुछ ऐसे कारक हो सकते हैं जो प्रभावित करें शिक्षण को। तो बिल्कुल देखो, जो
विद्यार्थी है ना, शिक्षण की जो प्रक्रिया है या शिक्षण का जो अंतिम लाभार्थी है, एक सवाल बन जाता है कि शिक्षण का अंतिम लाभार्थी कौन है। तो ध्यान रखें, जो लाभ मिलता है ना, वो इस स्टूडेंट को मिल रहा है, इस अध्येता को मिल रहा है, इस विद्यार्थी को मिल रहा है। तो जरूरी है कि ये जो सीखने आया है, इसके आसपास या इसका भी मेंटल स्ट्रेस या इसकी भी परिस्थिति कुछ ऐसी हो कि वो सीखने के लिए स्वयं तत्पर रहे। किसी बच्चे को आप जबरदस्ती नहीं सिखा सकते हैं जब तक खुद से ना सीखना चाहे या जब तक उसका मन, उसकी रुचि उस विषय में ना हो। तो इससे जुड़े हुए भी कुछ महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं, जैसे कि प्रेरणा और रुचि के से संबंधित कारक। यदि विद्यार्थी में सीखने की प्रबल इच्छा और रुचि हो तो वो अधिक कुशलता से सीखता है। वरना आप कितना भी बच्चे को डंडा मार लेंगे, प्रेशर में वो जरूर आपकी बात सुनेगा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ आएगा नहीं। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हम शिक्षण की ऐसी विधि कक्षा में उपयोग करें कि बच्चे को ये ना लगे कि हमें जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। अगर बच्चे का पढ़ने का मन नहीं है तो वो चीजों को खेल खेल में ही सीख जाए। तो यहाँ जरूरी क्या है कि बच्चों को प्रेरित करें और उनकी रुचि के अनुसार हम अपने मेथड को प्रयोग करें, वरना कहीं ना कहीं हमारा जो शिक्षण है वो प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा पूर्व अनुभव और ज्ञान। देखो, विद्यार्थियों का जो पूर्व अनुभव है ना, उसको नए ज्ञान से जोड़कर ही हम कुछ सिखा सकते हैं। अगर किसी बच्चे को आप शब्द बनाना सिखा रहे हैं, मान लीजिए शब्द फॉर्मेट करना आप सिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले उसको वर्णों का ज्ञान नहीं है, तो आप शब्द कैसे बना सकते हैं? तो शब्द से पहले क्या ज्ञान है, उसको वर्ण का ज्ञान होना चाहिए, अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो शब्द बना पाएगा। तो उसके पूर्व ज्ञान को पहले जांचना चाहिए, फिर उसके हिसाब से नए ज्ञान को प्रदान करना चाहिए। वरना ये शिक्षण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है कि आपने कुछ नया पढ़ा दिया, बच्चे उससे रिलेट कर नहीं पाए और वो बिल्कुल ब्लैंक बैठे हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, जैसे आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना जरूरी है, वैसे भी बच्चा अगर मेंटली हेल्दी रहेगा ना, तभी वो सीख पाएगा। और फिजिकली फिट रहेगा तब वो जो है ज्यादा एक्टिवली सीख पाएगा। कहते हैं ना, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अगर बच्चा फिजिकली फिट होगा तभी वो मेंटली फिट हो पाएगा, और मेंटली फिट रहेगा तो जाहिर सी बात है वो सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो विद्यार्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सीखने की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर वाले विद्यार्थी बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है तो इससे आपकी शिक्षण प्रक्रिया जो है वो बाधित होगी, आप ये मानकर चले। लक्ष्य निर्धारण या उद्देश्य। अब देखो, आप बच्चों को हमेशा मोटिवेट करें कि भाई उनको कुछ तो करना है। बिना लक्ष्य के आप भी कहीं भटकते हुए नजर आ रहे थे कुछ समय पहले। जब आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया, फिर आपने उस पर बढ़ना शुरू किया, उस रास्ते पर चलना शुरू किया। तो बच्चों में जब वो थोड़ा सा समझदार हो जाए तभी उनको कुछ सपने दिखाए जाएं। सपने दिखाए जाए, उनको कुछ लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाए। बहुत ऐसे लक्ष्य नहीं कि भाई तुम्हें अचीव ही करना है, लेकिन फिर भी जीवन से जुड़े हुए या पर्टिकुलर उस सेशन से जुड़े हुए कुछ लक्ष्य। जैसे बच्चे का पिछला रिजल्ट आपने कहा कि भाई मान लीजिए 60% था, तो हम बच्चों को दूसरों से कंपेयर ना करके हम उन्हीं को मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई एक टारगेट बना लो इस बार 70% का। तो बच्चा थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करेगा क्योंकि उसको अपने ही रिजल्ट को बीट करना है ना। या उसको कोई टारगेट, भाई लाइफ में तुम्हें क्या बनना है, अच्छा ये बनना है तो इसका रास्ता यहाँ से होकर जाता है, तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो बच्चा खुद ही उस रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेट हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों को एक लक्ष्य दिया जाए कि भाई तुम्हें ये अचीव करना है, ताकि बच्चा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहे। इसके अलावा आयु और परिपक्वता। बच्चों की आयु और परिपक्वता का स्तर सीखने की गति और तरीके को प्रभावित करता है। अब जो सामग्री है वो जिस आयु के बच्चों के लिए है ना, उनको वही सिखाई जाए। अब मान लीजिए 6 क्लास का सिलेबस है, इसलिए सिलेबस बनाया जाता है बच्चों की अवस्था को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर अवस्था में उनका मेंटल विकास उसी तरह से होता है। ठीक है। अब मान लीजिए 6 क्लास का बच्चा है, उसको आप 8th क्लास का सिलेबस पढ़ा दीजिए, शायद उसके स्तर का नहीं होगा, उसको नहीं समझ आएगा। बहुत क्रिएटिव बच्चा है, बहुत सृजनात्मक बच्चा है, तो चाहे उस चीज को समझ ले, वरना वो उस लेवल को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो आयु की दृष्टि से देखें तो परिपक्व नहीं हुआ है। तो इसीलिए हर अवस्था के बच्चों को उन्हीं के हिसाब से जो है हमें शिक्षण देना है, वरना कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि।
विद्यार्थी की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी सीखने की प्रक्रिया पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। आप देखेंगे अगर किसी बच्चे के घर में बहुत ज्यादा अभाव है ना, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थोड़ा सा पीछे रह जाता है। उसको जरूरत होती है यहाँ पर प्रेरणा की, बहुत ज्यादा मोटिवेशन की और बहुत ज्यादा प्रेम की, सद्भाव की, ताकि वो उन चीजों से निकलकर बाहर आ सके। तो यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो हमें दिखाई देते हैं कि छात्रों के आसपास भी वो रहते हैं और छात्र भी उनसे प्रभावित होते हैं शिक्षण की प्रक्रिया में। तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है, यानी शिक्षण में बाधा उत्पन्न करने वाले जो फैक्टर्स हैं, वो केवल शिक्षकों की तरफ से नहीं होते हैं, विद्यार्थियों की तरफ से भी होते हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी है, जो सीखने के लिए आया है, वो जिस माहौल में सीख रहा है, जिस माहौल में सीख रहा है, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो हो रही है, उससे रिलेटेड कुछ कारक हो सकते हैं, या उसका जो इन्वायरमेंट है, उसका जो पर्यावरण है, उससे संबंधित कुछ कारक ऐसे हो सकते हैं जो बच्चों को प्रभावित करते हैं। और वो कारक कौन कौन से हो सकते हैं? मान लीजिए भाई पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम क्या उसके वातावरण में आ जाता है कि भाई अब शिक्षण की प्रक्रिया में कोई बाहरी फैक्टर आपको प्रभावित कर रहा है। ठीक है, विषय सामग्री आ गई, इसको भी देख लेते हैं। पाठ्यक्रम या विषय सामग्री कैसे प्रभावित करती है? पाठ्यक्रम जो है, विषय सामग्री का स्वरूप सरल, रोचक या कठिन, नीरस भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। मान लीजिए सरल है, बहुत रोचक है, तो बच्चे उसको बहुत इजीली समझने की कोशिश करते, खुशी खुशी चीजों को समझते हैं। लेकिन वो बहुत ज्यादा कठिन है, उसको पढ़ने में ना बच्चों को आनंद नहीं आ रहा है, तो वो बहुत जल्दी नहीं सीख पाते हैं, उसमें बाधा उत्पन्न होती है। आप ऐसे मान लीजिए कि छोटे बच्चे होते हैं, उनकी किताबों में आपने देखा होगा कोई चैप्टर होता है, उस चैप्टर से जुड़ा हुआ कुछ पिक्चर भी वहां पर बनाया जाता है, इमेज बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? ताकि बच्चों को अट्रैक्ट कर सके, बच्चों को उसमें आनंद आ सके। तो अगर आनंद के साथ, रुचि के साथ, है ना, थोड़ा सा मनोरंजन के साथ वो पढ़ेंगे तो जल्दी वो सीख पाएंगे। तो ये भी प्रभावित करता है बच्चों को। पाठ्यक्रम विद्यार्थी की बुद्धि, रुचि और क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। इसके अलावा जो शिक्षण सहायक सामग्री है, जैसे कि शिक्षण सहायक सामग्री में चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, डिजिटल उपकरण हो गया, शिक्षण को अधिक रोचक और प्रभावी बना सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बच्चे जो है ना, अगर आप दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हैं, ऑडियो विजुअल ऐड का प्रयोग करते हैं, तो उससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। सुनकर जो है बच्चे जल्दी सीखते हैं, उससे भी जल्दी वो सीखते हैं जब वो देखते भी हैं। क्योंकि जिन चीज़ों को वो देखते हैं ना, वो छवि उनके दिमाग में बन जाती है, एक इमेज बन जाती है, तो उसको जब भी मौका पड़ता है या ज़रूरत पड़ती है याद करने की, उसको रिलेट कर पाते हैं। जैसे आपको कोई कहानी सुनाई जाए, ठीक है, आपने कुछ पढ़ा, पढ़कर आप उसको थोड़ा याद रख पाते हैं। अब उसी को आपको विजुअलाइज करा दिया जाए, आपने उसको देख लिया है, अब वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप याद रख पाएंगे। कोई मूवी आप देखते हैं, मूवी में दोनों एक साथ चल रहा है, दृश्य और श्रव्य, आप सुनते भी हैं, आप देखते भी हैं, तो आप 10 साल बाद भी कोई आपसे पूछेगा, उस मूवी का थोड़ा सा हिंट देगा, आप इजीली उसको याद कर पाएंगे कि हाँ, उसकी कहानी ये थी। इसका कारण क्या है? कि आपने दृश्य और श्रव्य दोनों सामग्रियों की सहायता से उसको देखा है। ठीक है, कक्षा का वातावरण भी प्रभावित करता है। कक्षा का माहौल, जिसमें अनुशासन, सहयोगात्मक माहौल और सकारात्मक शिक्षण, शिक्षक छात्र संबंध को प्रभावित करता है या उसमें शामिल होता है। आगे बात करेंगे कक्षा का वातावरण किस तरह से प्रभावित करता है। तो कक्षा का माहौल, जिसमें अनुशासन, सहयोगात्मक माहौल और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध शामिल हैं, सीखने को प्रभावित करता है। देखो कक्षा का माहौल कैसा है, अब वही बात आ गई। मान लीजिए आप कक्षा को बहुत बोरिंग बनाकर चल रहे हैं, आप आए, फटाफट से बोर्ड पे अपना चौक उठाया, कुछ कुछ लिख के चले गए, बच्चों से इंटरेक्शन हुआ नहीं। आपने बच्चों से कहा भाई ये चैप्टर हमने पढ़ लिया, इससे क्वेश्चन आंसर कर लेना। बच्चों ने कर लिया, आपने अपना काम कर लिया, बच्चों ने अपना काम कर लिया, बीच की जो प्रक्रिया चलनी चाहिए थी ना, वो बाधित हो गई। अब बच्चों ने कर तो लिया, लिख लिया है, उसको रट्टा भी मार लेंगे, लेकिन जो वास्तव में अधिगम होना चाहिए था, बच्चों को सीखना चाहिए था, वो नहीं सीख पाए। तो एक ऐसा माहौल कक्षा के अंदर क्रिएट किया जाए कि बच्चे चीजों को आसानी से समझ पाएं। अब अनुशासन भी कक्षा में बहुत जरूरी है। बच्चे मान लो पीछे रो में बैठे हुए हैं या सामने बच्चे बैठे हुए हैं, चिल्लाए जा रहे हैं और आप उनको इग्नोर कर रहे हैं कि भाई ये हमारी बात सुनते नहीं, हमें तो अपना काम करना है, पढ़ाना, चले जाना है, तो आपका शिक्षण प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे अनुशासन में थे नहीं, वो अपने में बिजी थे, आप अपने में बिजी थे, आप अपना काम करके चले गए। सहयोगात्मक माहौल होना चाहिए। कभी बच्चा आपसे किसी भी समय कोई डाउट पूछता है तो कभी उसे डांट कर बिठा नहीं देना है, बल्कि तत्काल उसके डाउट को क्लियर करना है। ठीक है,
और शिक्षक छात्र का संबंध जो है वो सकारात्मक होना चाहिए। बच्चे आपके साथ बात करने में, आपसे डाउट पूछने में कभी संकोच ना करें। अगर ऐसा है जो यहाँ पर आपने देखा, अगर इस तरह का माहौल आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी शिक्षण प्रक्रिया बाधित होगी और उसका कोई प्रभावी जो है परिणाम नहीं निकल कर आएगा। इसके अलावा शिक्षक छात्र अनुपात इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से कई बार सवाल बनता है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए। अब मान लीजिए आप किसी कक्षा में गए हैं, उस कक्षा में 60 विद्यार्थियों को बिठा दिया गया है, ठीक है, आप अकेले हैं एक शिक्षक के रूप में और आपके साथ 60 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, आप कैसे मैनेज करेंगे? आप यहाँ से बात करेंगे, पीछे बच्चा जो है आपकी बात सुन ही नहीं रहा, उस तक आवाज ही नहीं जा रही। चलिए आपने माइक लगा लिया, लेकिन आप वहां तक हर बच्चे को निगरानी नहीं दे सकते हैं। तो पीछे बच्चे या कहीं साइड में बैठे बच्चे या बीच में बैठे बच्चे अपनी मनमानी कर रहे होंगे। हो सकता है आपके विषय में उनको इंटरेस्ट ना आ रहा हो, क्योंकि समय आपके पास लिमिटेड है। आपको उतने ही समय में इतने बच्चों को देखना है, आप पर्सनली उनको ट्रीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या जरूरी है कि हर कक्षा में एक शिक्षक पर उचित छात्रों की व्यवस्था की जाए, जिससे हम इसको साइड करिएगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एनईपी की, ठीक है। एनईपी 2020 आपने देखा, यहाँ पर एक निर्धारण किया गया कि अगर सामान्य क्षेत्र में अध्यापन कार्य चल रहा है तो ऐसे विद्यालयों में 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा, यानी छात्र शिक्षक अनुपात कितना होगा? 30:1 होगा। सवाल बनता है, इसको ध्यान से सुनिएगा, और अगर कोई पिछड़ा इलाका है, मतलब पिछड़ा एरिया है या पिछड़े बच्चे हैं जिन तक अभी शिक्षा प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाए, उनको हमें मुख्य धारा में लेकर आना है, तो ऐसी जगहों के लिए 25:1 रखा गया है। मतलब इससे ज्यादा नहीं जा सकते हैं। 30 बच्चे क्लास में, 30 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, इससे कम ही रखना, इससे अंदर में ही रखना है। और अगर पिछड़ा इलाका है, पिछड़ा एरिया है, पिछड़ा क्षेत्र है, तो 25 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, इससे अधिक नहीं हो सकते, कम हो सकते। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि जो बच्चे हैं, अगर एक शिक्षक उसको 40-45 मिनट दिया जा रहा है तो वो कोशिश करता है कि हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करे। अब मान लीजिए बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, हालांकि वो एक बार में इतने बच्चों को पढ़ा सकता है, लेकिन उसका शिक्षण जो है प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि वो हर बच्चों की निगरानी नहीं कर सकता है, हर बच्चे से सवाल नहीं पूछ सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि एक शिक्षक एक कक्षा के दौरान जितने बच्चों पर निगरानी रख सके, उतनी सीमित संख्या में बच्चों को कक्षा में उपस्थित होना चाहिए। इसके अलावा प्रौद्योगिकी का उपयोग, आजकल जो है जो कंप्यूटर का समय है, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, तो हम कोशिश करें कक्षा में ज्यादा से ज्यादा ऑडियो विजुअल ऐड का प्रयोग करें, ताकि बच्चों को प्रभावी तरीके से सिखाया जा सके। अगर हमारी कक्षा में ये सारी चीजें नहीं हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे उससे प्रभावित होंगे। अन्य बच्चों की तुलना में, जिनको ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं, उनकी तुलना में आपके बच्चे पीछे रह जाने हैं, और ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है बच्चों को। इसके अलावा विद्यालय का वातावरण और बुनियादी ढांचा, आपका स्कूल में सारी सुविधाएं होनी चाहिए। भाई साइंस पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको प्रयोगशाला देनी चाहिए ताकि वो करके सीख पाए। अगर प्रयोगशाला नहीं है तो बच्चे केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल से कोई लेना देना है नहीं, वो चीजें नहीं सीख पाएंगे। लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि उनके पास बेसिक सुविधाएं नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर सीखना चाह रहे हैं, उनके पास कंप्यूटर है ही नहीं, कहाँ से सीख पाएंगे? तो जो बेसिक नीड्स होती हैं एक बच्चे के लिए, भौतिक वातावरण होता है, वो भी बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आज के समय में केवल किताबें खोलकर आप किताबों से ज्ञान नहीं ले सकते हैं, जरूरी है कि दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो बाहर की चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ेगी, वर्चुअल दुनिया में आना पड़ेगा, और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। इसके अलावा पारिवारिक और सामाजिक वातावरण, अब पहले भी बात हुई थी कि जो बच्चा है उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति प्रभावित करती है शिक्षण को। तो बाह्य फैक्टर में भी ये आता है कि भाई परिवार की स्थिति और जो समाज का वातावरण है वो बच्चे को प्रभावित करता ही करता है। मान लीजिए बच्चा किसी ऐसे समाज से आ रहा है जहां वो अपने आसपास बुराइयां देख रहा है, एक बुरे माहौल से निकल के आ रहा है, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज रहेगी कि उसको लगेगा नहीं कि वो गलत हो रहा है, ठीक है, उसको सब कुछ सही ही लगेगा, तो वो भी उसी तरह से कहीं ना कहीं ढलता चला जाएगा। लेकिन एक बच्चा अच्छे इन्वायरमेंट से आ रहा है तो वो पॉजिटिव थॉट लेकर चलेगा, समाज में कुछ पॉजिटिव करेगा। तो उठ गए थे, मैं तो तुम्हें सुला के आई थी। चलिए, तो अभी शिवान को मैंने सुलाया था क्लास करने के लिए और ये बीच में ही उठ गए हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। जैसा कि हमने बात की
कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हो सकते हैं और वो शिक्षक से संबंधित भी हो सकते हैं, वो छात्र से संबंधित हो सकते हैं और वो बाह्य वातावरण से संबंधित भी हो सकते हैं। तो कक्षा यहाँ खत्म करें। वैसे कुछ क्वेश्चंस थे, अगर आप इनके जवाब देना चाहें। जिस तरह से सवाल पिछले कुछ परीक्षाओं में जो अलग अलग परीक्षाएं हुई थी उसमें पूछे गए थे, एक बार देख लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से विद्यार्थी की कौन सी विशेषता उसके अधिगम की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है। मतलब जो अधिगम की दक्षता है उसको प्रभावित नहीं करती, वो आपको बताना है। मानसिक परिपक्वता बिल्कुल करती है, बच्चे का मानसिक स्तर जैसा होगा उसी तरह से वो शिक्षा ग्रहण करेगा। उसकी रुचि, अगर रुचि के हिसाब से आप पढ़ाएंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से सीख पाएगा। उसकी अभिवृत्ति, जो उसकी क्षमता है, उससे भी बच्चा बहुत अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक फैक्टर है यहाँ पर लिंग। देखो, लिंग का, जेंडर का सीखने से कोई खास लेना देना होता नहीं है, तो ये जो कारक है ये बहुत कम प्रभावित करता है। आगे बढ़ेंगे, चलिए। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है आपको बताना है। उसको विषय का गूढ़ ज्ञान होना चाहिए, संप्रेषण कौशल आना चाहिए, छात्र कल्याण की चिंता करनी चाहिए, या प्रभावी नेतृत्व के गुण होने चाहिए उसके अंदर। अब आप लोग फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो एक अध्यापक सबसे महत्वपूर्ण, वैसे ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पूछा गया सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो उसे अपने विषय का गूढ़ ज्ञान होना चाहिए, ताकि जो बच्चा है अगर कोई सवाल करता है तो उसको वो सही जो है तरीके से हैंडल कर सके या उसको समझा सके, सही रास्ता दिखा सके। एक सवाल है, शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय किस रूप में किया जाना चाहिए। कि मतलब शिक्षण जो है वो प्रभावकारी हुआ या नहीं, किस रूप में आप उसको जानेंगे। विषय वस्तु के आच्छादन के आधार पर, विद्यार्थियों की अभिरुचि के आधार पर, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों के आधार पर, या फिर शिक्षण सहायक सामग्री के आधार पर। तो ध्यान रखें, जो विद्यार्थियों में हम शिक्षण करा रहे हैं वो प्रभावकारी है या नहीं, उसको जानने के लिए हम उनके अधिगम का परिणाम देखेंगे कि भाई सीखने के बाद जो परिणाम निकल के आ रहा है क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो सकारात्मक है या नहीं है। इसी से हम जान पाएंगे कि बच्चों में अधिगम हुआ है या नहीं है। ठीक है। और एक आज का आखिरी सवाल है, एक सामान्य कक्षा में NEP 2020 के अनुसार छात्र अध्यापक अनुपात कितना होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, अभी आपने पढ़ा कि एक सामान्य जो कक्षा है उसमें 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। तो 30 छात्र और एक अध्यापक, लेकिन अगर पिछड़ा क्षेत्र है तो वहां पर 25:1 होगा, यानी 25 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। तो आज की कक्षा में इतना ही। मुझे लगता है टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बाकी चर्चा हम लोग अगली किसी कक्षा में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखो, ये ग्रोइंग बच्चा है, सारे साइकोलॉजी जो है इसी पर अप्लाई हो जाएगी। तो अच्छा है ये तरीका, साइकोलॉजी पढ़ाने के बाद यहाँ से जो कुछ सीखेंगे ना वो सब इसी पर अप्लाई कर दिया जाएगा। चलो।